in a saturated solution? Pressure is known as its आवाज तो बहुत ज्यादा कट रही है तुम्हारी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम लोग को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलो रहने दो। सूर्य, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। और ये जो ब्लैक लाइन आ गई है, इसको डिलीट करो, अंडू करो, अंडू करो, चली जाएगी, या इरेज करो। हम्म, ठीक है। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में जितना सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर, उस अमाउंट को हम बोलते हैं कि उस सब्सटेंस की वो सॉल्युबिलिटी है। ये डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी सेम सॉल्वेंट में अलग अलग हो सकती है। और सॉल्युबिलिटी का एक और वो होता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जांपल आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि सपोज हमने ठंडा पानी लिया ग्लास में और उसमें चीनी डाली, शुगर डाली और चम्मच से उसको घोल दिया, और फिर और चीनी डाली और घोल दिया, और चीनी डाली, उसे और डिजोल्व कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर वो शुगर उसमें डिजोल्व नहीं होगी, डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, वो उसमें और चीनी डालने पे उसी पे बची रहेगी। तो ऐसे टाइम पे अगर उस सोल्यूशन को हम थोड़ा सा गर्म करें तो हम देखते हैं कि वो जो शुगर डिजोल्व नहीं हो रही थी, टेम्परेचर बढ़ाने पे पानी का वो डिजोल्व हो गई। तो हम कह सकते हैं कि solubility of a solute increases on increasing temperature। इन सब चीजों को, solubility की इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है solubility वर्सेस टेम्परेचर का, उसके कर्व को हम बोलते हैं solubility कर्व। ठीक है, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज। Solubility of a substance can be expressed by graph। उस ग्राफ के जो कर्व, ये जो ग्राफ आता है इस टाइप से आता है ग्राफ। इस साइड हमने सॉल्युबिलिटी ली है, solubility of solute in liquid, ऐसे। और इस डायरेक्शन में हमने टेम्परेचर लिया। तो अगर इन दोनों के बीच में किसी सब्सटेंस का की सॉल्युबिलिटी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो नॉर्मली ये ग्राफ ऐसे आता है, नीचे से ऊपर जाता हुआ आता है। और इस कर्व को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। तो यहाँ एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। किसने क्लास छोड़ा है? सूर्या ने। A graph of solubility versus temperature is called a solubility curve। मैम बोलो। मैम ये केमिस्ट्री का चैप्टर है फिजिक्स का। हाँ, क्या क्या ये कह रहे हो? फिर केमिस्ट्री से। का ये ये आज से केमिस्ट्री केमिस्ट्री आता है।
आज तो केमिस्ट्री का क्लास है ना, मंडे ट्यूसडे केमिस्ट्री होता है। ओके मंडे ट्यूसडे 2 दिन केमिस्ट्री है, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 डेज फिजिक्स है। ओके। ठीक है ना? तुम्हारा फिजिक्स का भी एक क्लास छूटा हुआ है और एक केमिस्ट्री का कल वाला छूटा हुआ है। यस मैम। सूर्य आप कहाँ गए थे? सूर्य? मैम नेटवर्क इशू हो गया था, हम नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। अब इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो है, देख के हमको समझ में आ रहा है कि कम टेम्परेचर पे, जैसे ये 0 डिग्री टेम्परेचर है और लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो कम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी का कर्व नीचे है, मतलब कम सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब मोर सॉल्यूट विल डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है? और इससे हमको यही पता चलता है, इस चीज को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। ऑन graph shows on increasing temperature, solubility of a solid solute in a liquid solvent will increase। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर हमने कोई सॉलिड को सॉल्वेंट में, लिक्विड में डिसॉल्व किया हुआ है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जानना चाहिए तुम लोगों को, कि अगर सॉल्युबल है गैस इन लिक्विड, तो ऐसे केसेस में अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस लिक्विड से बाहर निकल जाती है। मतलब कि गैस के केस में उल्टा हो जाता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसीलिए यहाँ पर हमने मेंशन किया है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट लिखा है। सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है लिक्विड में। ठीक है? तो उसको भी आप लिख लीजिए। बट वो है हाँ बोलो। ए ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये क्या लिखा हुआ है आगे? ग्राफ ऑफ सॉल्युबिलिटी वर्सेस, VERSUS, वर्सेस टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी कर्व। ठीक है? ये लिख रहे थे ना। बट सॉल्युबिलिटी ये जानना चाहिए आपको, ऑफ गैसेस इन लिक्विड decreases with increasing temperature। क्लियर है? अगर हम दो सब्सटेंस लेते हैं, मीन्स दो कंपाउंड लेते हैं और उसे सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, मीन्स वाटर लिया अलग अलग दो जगह और उसमें दो कंपाउंड को डिसॉल्व किया और सॉल्युबिलिटी चेक की,
और उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट किया, तो दो कंपाउंड का ग्राफ हमेशा अलग अलग आएगा, क्योंकि सबकी हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है इन द सेम सॉल्वेंट। तो सपोज हमने कंपाउंड ए और बी लिया है दो, ठीक है, और इसमें ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ सॉल्युबिलिटी हमारा, और इधर टेम्परेचर है। सपोज ये 100 है, ये 200, 300, 400, ये 500, 600, 700, 800। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है, ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। और टेम्परेचर भी इसी तरह से मेंशन किया हुआ है। सपोज ये 20 है, एक एक छोड़ के हम लिख रहे हैं, फिर ये 40 है, ये 60 है, और ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, डिग्री सेंटीग्रेड। दो सब्सटेंस हमने लिया है, कंपाउंड ए एंड बी। सपोज कंपाउंड हमने बताया कि डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है इन द सेम सॉल्वेंट। तो सपोज कंपाउंड ए का सॉल्युबिलिटी कर्व हमारा आ रहा है ऐसे, ठीक है, और सॉल्युबिलिटी कंपाउंड बी का कर्व आ रहा है ऐसे, ठीक है। ये कंपाउंड हमारा बी है और ये कंपाउंड ए है। तो अब दोनों कर्व को देख के हमको समझ में आ रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर, सपोज 20 डिग्री पे हम देख रहे हैं, तो 20 डिग्री पे कंपाउंड ए सपोज 100 अगर ग्राम डिजोल्व हो रहा है, तो कंपाउंड बी जो है 400 ग्राम डिजोल्व हो रहा है। मतलब सेम टेम्परेचर पे सेम सॉल्वेंट में दोनों सब्सटेंस अलग अलग अमाउंट के डिजोल्व हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है एट द सेम टेम्परेचर एंड इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक है। ये ग्राफ यही शो कर रहा है। और जो पहली चीज थी हमने जो इसके ऊपर बताई थी, वो भी इसमें शो हो कर रही है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर दोनों कंपाउंड जो हैं ए और बी दोनों की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी हमेशा सॉलिड की इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और दूसरी चीज हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि एट द सेम टेम्परेचर डिफरेंट सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है ना। ये ग्राफ शो दैट at the same temperature different substance different substances have
different solubilities in the given solvent. मीन्स टेम्परेचर भी सेम है, सॉल्वेंट भी सेम है, लेकिन अगर कंपाउंड अलग अलग है तो उनकी सॉल्युबिलिटी अलग होगी। सॉल्युबिलिटी अलग होने का मतलब है कि अलग अलग अमाउंट का सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, कोई कम ज्यादा कम डिसॉल्व हो सकता है, तो दूसरा कंपाउंड ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है उसी टेम्परेचर पे। ठीक है, तो दोनों चीज क्लियर है सबको। अब इसके बाद नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हम लोग ने क्या समझा था कि एट अ गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है किसी भी सॉल्वेंट में, मतलब उसके बाद और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन नो मोर सॉल्यूट विल बी डिसॉल्व, है ना। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ कि जब वो सैचुरेशन लेवल से कम सॉल्यूट उसमें होगा सॉल्यूशन में। सैचुरेशन में सपोज 50 ग्राम में अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, तो इसमें 50 ग्राम से कम है, 40 होगा, 35 होगा, 20 कुछ भी हो सकता है। तो जो सैचुरेशन लेवल पे सॉल्यूट होना चाहिए था, अगर उससे कम सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ अद्दू मुझे भी दे दे। हाँ, माइक ऑफ करो, किसका? सूर्या का माइक ऑफ करो। नो मैम मेरा नहीं है। अब ऑफ हो गया। Unsaturated solution, if the amount of solute in a solution is less than saturation level, then the solution is known as unsaturated solution. Clear? Unsaturated solution. इसके बाद है आपके में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। नेक्स्ट हेडिंग है methods of separation of homogeneous मिक्सचर्स, ये हेडिंग है। इसमें आपको 3 मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन, सेकंड है
डिस्टिलेशन, और थर्ड है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अधीरा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपको इसमें मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजेनस मिक्सचर में होमोजेनस मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, इसके सेपरेशन टेक्निक में आपको 3 टेक्निक पढ़नी है, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मेरा क्लास तो 7:15 तक है ना? यस। यस मैम। हाँ, तो अभी तो ऐसे ही आ रही है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन फर्स्ट। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रिस्टल बनाते हैं फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल की डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, फिर क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, क्रिस्टल, क्रिस्टल एक्चुअली में किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म है जिसमें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम रेगुलर पैटर्न में, ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। तो वो देखने में पाउडर जैसा नहीं लगता है बल्कि क्रिस्टल जैसा। अगर आपने देखा होगा घर में मिश्री देखी होगी तो मिश्री का क्रिस्टल होता है, तो उसमें जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। या रॉक सॉल्ट को देखा होगा घर में, तो वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये फिटकरी देखी होगी आपने घर में, तो ये सब क्रिस्टल हैं। तो ये नॉर्मल जैसे नमक हमारा होता है, नमक पाउडर जैसा होता है ना? तो वो पाउडर जैसा नहीं होता है, उसमें जो जिन पार्टिकल से बना हुआ है, मेडअप ऑफ है, वो पार्टिकल एक पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए वो देखने में अलग लगता है, उसे ही हम क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल इज ए solid that is made up of particles arranged in a regular geometric pattern। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं रॉक सॉल्ट, मिश्री, शुगर के क्रिस्टल जो होते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए मिश्री। फिर बहुत ठंडा जहां पर होता है वहां वाटर वेपर फ्रीज हो जाती है एयर में ही, तो उसे हम बोलते हैं स्नो फ्लेक्स, तो वो भी क्रिस्टल का एग्जाम्पल है, स्नो फ्लेक्स।
ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख लो, व्हेन वाटर वेपर freezes in air, या फ्रॉस्ट जो जाड़े में विंडो की शीशे पे जम जाता है, तो उसे भी हम क्रिस्टल कह सकते हैं, फ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये सब हो गए क्रिस्टल के एग्जाम्पल। अब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। क्रिस्टलाइजेशन, हमने बताया कि ये क्रिस्टल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ना, द प्रोसेस ऑफ यशी, आपका बीच बीच में जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है क्या? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग crystals from a saturated solution is called crystallization। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल, क्रिस्टल का बनने का प्रोसेस फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड कर दें, जैसे हमने ग्राफ में देखा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अगर सपोज ज्यादा टेम्परेचर पे हमने सॉल्युबल कर लिया किसी भी सब्सटेंस को, सॉल्यूट को, और फिर उसका टेम्परेचर डाउन किया, तो क्या होगा? कम टेम्परेचर पे तो सॉल्युबिलिटी कम थी, तो जो सपोज, अभी लिखना नहीं है, हम समझा रहे हैं। ठीक है, सपोज हमने 80 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी थी उसकी 50 ग्राम, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, ये सब सब समझाने के लिए। और 50 डिग्री टेम्परेचर पे उसकी सॉल्युबिलिटी है 30 ग्राम, किसी भी सब्सटेंस के लिए बता रहे हैं। तो सपोज हमने 80 डिग्री पे सब्सटेंस को डिसॉल्व किया, तो 50 ग्राम सॉल्यूशन में वो डिसॉल्व हो गया। ठीक है, अब उसका टेम्परेचर अगर हमने कम करके 50 डिग्री कर दिया, तो 50 डिग्री पे तो सॉल्युबिलिटी है 30 ग्राम, तो 30 ग्राम तो सॉल्यूशन के भीतर रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा 20 ग्राम है वो कहाँ जाएगा? वो वापस क्रिस्टल बन जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने अगर थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसका टेम्परेचर अगर कम करते हैं, तो क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी सब्सटेंस की कम होती जाएगी, और एक्स्ट्रा सॉलिड जो भी होगा वो क्रिस्टल फॉर्म में उसमें अपीयर होने लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल का, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? ठीक है, अब जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, ये कहाँ यूज होता है, किस जगह पे हम लोग यूज करते हैं? दिस मेथड, सॉरी, is used for
फर्स्ट, अगर किसी सॉल्वेंट में दो सॉल्यूट डिजॉल्व है और एक का अमाउंट बहुत कम है और दूसरे का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में जो दोनों को सेपरेट करने में हम क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प लेते हैं। तो जिसका अमाउंट ज्यादा है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे, और जिसका अमाउंट कम है उसका क्रिस्टल नहीं बनेगा, वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा। तो उसको सेपरेट करने में इसका यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सेपरेशन ऑफ टू solids if one compound is present in small amount, in small quantity, and both are soluble in same solvent. और दूसरा यूज होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड के लिए। ये ज्यादा अच्छा मेथड, मतलब ज्यादा यूजफुल मेथड है, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ये था सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स, और दूसरा है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। If solubility of two substances are different, at different temperature, तो इसमें कैसे होगा प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड? अगर दो सब्सटेंस है और सेम सॉल्वेंट में, एक ही सॉल्यूशन में दो सब्सटेंस प्रेजेंट है, डिसॉल्व है, और उसको प्योर फॉर्म में हमें चाहिए, तो अगर दोनों सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है डिफरेंट टेम्परेचर पे, मीन्स एक ज्यादा सॉल्युबल है ज्यादा टेम्परेचर पे और एक कम टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल है, तो हम क्या करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे और टेम्परेचर बढ़ा करके और उसको ठंडा करना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम ठंडा करते जाएंगे, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा टेम्परेचर पर है तो वो सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, और जिसकी कम टेम्परेचर पे है तो वो सॉलिड फॉर्म में आने लगेगा, है ना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा टेम्परेचर पे थी वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में पहले आ जाएगा, और कम टेम्परेचर वाला तो घुला हुआ रहेगा, डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा उसमें। तो जो ज्यादा टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी वाला है वो जब क्रिस्टल होने लगेगा तो उसको हम ज्यादा टेम्परेचर पे ही अलग कर लेंगे, और फिर जो बचा हुआ उसको फिल्टर कर देंगे सॉल्यूशन को, और फिल्टर करने के बाद जो बचा हुआ सॉल्यूशन है फिर उसका टेम्परेचर और डाउन करेंगे। तो जब और डाउन करेंगे तो जो कम टेम्परेचर पे सॉल्युबल था फिर वो सॉलिड जो है फिर वो क्रिस्टल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों सॉलिड को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब इसके बाद आपकी बुक में एक वो दिया हुआ है, एक्टिविटी दी है, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिया है। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। टाइम ओवर हो गया क्या? काव्या, काव्या अभी आप 2 मिनट के बाद आइए। काव्या, लीव द मीटिंग। Eu vou botar muito raio, ficar com ele. ठीक है, तो ये हेडिंग हो गई। तो प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल मीन्स अगर हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, उससे हमें प्योर क्रिस्टल बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी वही करेंगे, इसको हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे, फिर उसको टेम्परेचर बढ़ा के और मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता है डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेंगे। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसमें एक ड्रॉप जो है जब गर्म करने से पहले उसमें 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं, जिससे कि एक्स्ट्रा रिएक्शंस ना हो और वो हमारे क्रिस्टल्स अच्छे फॉर्म में बने। अब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया तो उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने का पर्पस ये होता है कि फिल्टर करने पर जो भी इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है फिल्टर करने पे वो अलग हो जाएगी, और जो क्लियर सॉल्यूशन हमको मिलेगा फिर उसको हम ठंडा करेंगे। तो जब ठंडा करेंगे तो धीरे धीरे जब ठंडा होगा तो एकदम शाइनिंग और अच्छे बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल और अच्छे शेप के ब्लू क्रिस्टल हमको मिल जाएंगे, और वो प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट होगा। तो इसको हम लोग फ्लो डायग्राम में नोट करेंगे, लेकिन अभी टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मीन्स कमिंग मंडे तो क्लास है नहीं शायद ना, तुम लोग को नोटिस मिल गई है छुट्टी की? मैम 20 डेट सेकेंड 20 सेकेंड से नोटिस मैंने ग्रुप में डाली है, जिस ग्रुप में सब लोग ऐड हुए हैं हम फिर उसको डाल देंगे। ठीक है, तो वो देख लेना नोटिस। और नेक्स्ट मंडे तो शायद क्लास नहीं है, फिर उस नोटिस के अकॉर्डिंग हम लोग का क्लास होगा। ठीक है, अभी मीटिंग लीव कर रहे हैं बच्चे, बार बार आ रहे हैं दूसरी मीटिंग के। ओके, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार।